स्लो। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा है ईच ऑफ द m repetition is replaced by three characters, that is nothing but escape, count and data, right? तो डेटा मीन्स कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है, काउंट मीन्स कितना टाइम वो रिपीट हो रहा है वो डेटा, एंड सम एस्केप एक और एक लेटर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ठीक है, या और एक टर्म हम लोग इंक्लूड कर दिए, दैट इज नथिंग बट कॉल एस्केप। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे किया गया है। सो द साइज ऑफ द कॉम्प्रेस स्ट्रिंग इज नथिंग बट दिस वन। ये जो टोटल फॉर्मूला है, एन है आपका टोटल माने इंफॉर्मेशन में कितना नंबर ऑफ बीट्स था, उसके बाद कौन सा बीट रिपीटिशन हो रहा है, उसका एक एवरेज एल, और कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है वो देखे। सो दैट इज नथिंग बट एन माइनस एम एल माइनस 3 एंड द कॉम्प्रेशन फैक्टर इज लाइक दिस। मतलब इनपुट में जो था और कॉम्प्रेशन के बाद जो सिचुएशन हुआ है उसी को अगर आप डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स आप, अरे हाँ स्मिता बोलो। स्मिता आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई कुछ बोलेगा? किसी को पता चल रहा है स्मिता क्या पूछ रही है, क्या है नहीं है? आई थिंक वो गुड मॉर्निंग सर। अच्छा गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग हो गया स्मिता, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन फैक्टर इस हिसाब से आपको निकालना होगा, ठीक है। और जब ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आता है रन लेंथ एनकोडिंग से, तो आप ऐसा करके एक्सरसाइज अगर होगा न्यूमेरिकल होगा तो आप इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है रन लेंथ एनकोडिंग में, और कुछ है ही नहीं। मतलब जो रिपीटिशन रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिछले स्लाइड में जो हम दिखे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है आपका अनकॉम्प्रेस्ड डेटा, तो इसको अगर आप रन लेंथ कोड करोगे तो कैसे करोगे, जो जो रिपीट हो रहा है तो आप ऐसे करके उसको डिफाइन कर दो। समझ में आ रहा है? तो आप इसके बदले में यहाँ पे जो जी है इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताइए? जी रिपीट हो रहा है, ओके, एक्सक्लेमेटरी 3 माने इसके वैल्यू एक्सक्लेमेशन साइन एंड यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, हो गया आपका रन लेंथ कोडिंग। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। तो अगर आपको बोला जाता है कॉम्प्रेशन फैक्टर या ये सब आप निकालिए, तब जाके आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है इसमें आप स्विच कर जाओगे। यहाँ पे और देखने वाला कुछ चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कोडिंग है उसको हम लोग बोलेंगे गुलम कोडिंग। दैट इज अनदर कॉम्प्रेशन टेक्निक एंड व्हिच इज नथिंग बट अगेन लॉसलेस। मतलब आज तक जितना भी हम लोग कॉम्प्रेशन का टेक्निक हम लोग देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम हफमैन कोडिंग, उसके बाद एरिथमेटिक कोडिंग, उसके बाद LZW टेक्निक, दिस इज रन लेंथ एनकोडिंग, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट दिस गुलम कोडिंग। जो जो डिस्कस करेंगे सब है लॉसलेस। मतलब इसमें इमेज को या डेटा को आप जो कॉम्प्रेस कर रहे हो, इसमें डेटा या इमेज का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये सब टेक्निक यूज करने के बाद। और बाकी जो सारा नॉर्मल है उसमें तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग का मेन टारगेट क्या होगा, मान लीजिए आप जब ट्रांसमिट करोगे डेटा को वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, मान लीजिए कोई भी इमेज या वीडियो फाइल को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। बट आपको कॉम्प्रेशन भी करना है क्योंकि साइज डज मैटर, राइट। अगर आप कॉम्प्रेस नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका मेमोरी स्पेस ज़्यादा लग जाएगा, एंड सेम टू सेम whenever you trying to send that particular data या file from one station to another, it will take more time, ट्रांसमिशन टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, yes or no, right। तो ये सब से बचने के लिए आपको कॉम्प्रेशन भी करना है, और मुझे ये भी देखना है जो हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं उसमें डेटा लॉस ना हो, यही मेरा मेन टारगेट होगा। दैट इज द मेन एम ऑफ आवर कॉम्प्रेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कॉम्प्रेशन में आपका लॉस नहीं होगा, हाँ लॉस भी होता है, इसीलिए तो हम पहले ही बोल दिए कॉम्प्रेशन टेक्निक को दो टाइप में हम लोग डिवाइड किए, एक है आपका लॉसी कॉम्प्रेशन, एक है आपका लॉसलेस कॉम्प्रेशन। तो हम लोग आज तक जितना भी डिस्कस किए
ऑल टेक्निक्स आर नथिंग बट लॉसलेस कॉम्प्रेशन, मतलब इसमें डेटा का लॉस नहीं होगा, राइट? एनी डाउट्स बताइए? नो सर। ओके, सो No, sir. ओके, इस हिसाब से देखिए नेक्स्ट वाला कोडिंग थोड़ा सा हटके है, मतलब क्या बोले इसको, मतलब हम भी पहली बार इस कोड को लेके ट्राई किए। इससे पहले हम भी इस कोड को माने कॉम्प्रेशन टेक्निक को हम नहीं देखे थे, ठीक है? तो यहाँ पे गुलम कोडिंग में होता क्या है, एक इंटीजर आपको नॉर्मल दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, गुलम कोडिंग से पहले ना आपको एक टर्म आपको जानना होगा, यहाँ पे हम चेक किए थे, दैट इज कॉल्ड यूनरी कंडीशन। ओके, यूनरी कुछ कोड है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी कोड? यहाँ पे हम डायरेक्टली जाते हैं यूनरी कोड पे, ठीक है? यूनरी कोड देखिए यहाँ पे, द सिंपलेस्ट कोड फॉर दिस सिचुएशन इज कॉल्ड यूनरी कोड, राइट? यहाँ पे देखिए लिखा गया है द गुलम राइस कोड्स, एक्चुअली फुल फॉर्म है गुलम राइस कोड्स, बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ कोड्स डिजाइन टू एनकोड इंटीजर। देखिए इंटीजर, राइट? तो इंटीजर कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मल अगर हम सिंगल डिजिट का इंटीजर लेते हैं, नॉर्मल से एग्जांपल हम लोग देखे थे, जैसे मान लीजिए 9 या 8, ठीक है? इसका गुलम कोड क्या होगा, राइट? तो नॉर्मल देखिए लिखा गया है, ये जो गुलम कोड है, इस गुलम कोड को डिजाइन ही किया गया है टू एनकोड इंटीजर्स विद द एजम्पशन दैट द लार्जर एन इंटीजर द लोअर इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। समझ में आ रहा है? मतलब इंटीजर का वैल्यू, अभी देखिए अगर आप नॉर्मल एक इंटीजर लेके काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, ये जो लास्ट लाइन लिखा है दैट द लार्जर एन इंटीजर द लोअर इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, मतलब अगर इंटीजर वैल्यू आपका ज़्यादा होगा, मान लीजिए हम लोग जैसे मान लीजिए 0 से 255 जो पिक्सल वैल्यू या पिक्सल इंटेंसिटी हम लोग लेते हैं, तो उसका लार्जर जो इंटीजर वैल्यू होगा उसका लोअर ऑकरेंस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस लोअर होगा, ठीक है? गुलम कोड से वही पता चलता है। बट whenever you try to convert that particular integer into a गुलम कोड, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है 9 का गुलम कोड क्या होगा, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा ये वाला टर्म, राइट? तो नॉर्मली गुलम कोड आप याद रखिए, 2 पॉइंट गुलम कोड हम लोग इंटीजर को इनकोड करने के लिए यूज करते हैं, पहले वाला स्टेप। सेकेंड वाला स्टेप क्या होगा, सेकेंड वाला स्टेप में आप ये वाला कंडीशन डाल दीजिए, द लार्जर एन इंटीजर द लोअर इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। हो गया गुलम कोड का 2 फीचर्स, राइट? तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस गुलम कोड, यहाँ पे बहुत सारा नया नया कुछ टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज करेंगे यूनरी कोड, देखिए लिखा गया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड यूनरी कोड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी कोड? यूनरी कोड क्या है, इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, द यूनरी कोड फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n इज सिंपली n नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए एक कोड लिया गया है 4, मतलब 4 एक इंटीजर है, इसका यूनरी कोड देखिए क्या हो रहा है, लाइक दिस, मतलब जो इंटीजर वैल्यू होगा उसी नंबर का नंबर ऑफ वंस आपको लेना पड़ेगा, मतलब 4 हम बोले तो 4 नंबर ऑफ वंस हम डाल देंगे, फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय ए 0, सामने एक 0 आप बैठा दीजिए। व्हाट इज द यूनरी कोड ऑफ 7? देखिए यहाँ पे 7 बोला गया है, तो आप 7 1 यहाँ पे अच्छे से ले लीजिए, 7 1 यहाँ पे है, और फॉलोड बाय ए 0, सामने एक 0 लगा दीजिए, हो गया 7 का यूनरी कोड। आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो n नंबर ऑफ वंस है फॉलोड बाय 0, आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? मतलब अगर आपको बोला जाता है द कोड फॉर 4 यूनरी कोड क्या होगा, अगर आप 0 के टर्म में लिखो तो क्या होगा, 4 0, आप यहाँ पे 4 0 यहाँ पे डाल दीजिए, और वो 4 0 किसको फॉलो कर रहा है, एक 1 को फॉलोड हो रहा है, एक 1 को देख के फॉलो हो रहा है। सो ये भी हो गया आपका 4 का जो है यूनरी कोड, बट इसका कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ 0 n नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय 1, उल्टा होगा।
समझ में आया यूनरी कोड क्या है? बहुत ही ईजी है, इसको आपको कोई कन्वर्सन में जाना नहीं है। डायरेक्टली जो नंबर देखोगे आप, अगर 1 और 0 दे के लिख रहे हो तो उतना नंबर को 1 डाल दीजिए एंड फॉलोड बाई 0। अगर आप 0 के टर्म में लिख रहे हो तो उतना नंबर 0 डाल दीजिए फॉलोड बाई 1, लाइक दिस। यूनरी कोड, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, बहुत ही इजी है। इसके बाद गुलम कोड में ना और एक चीज़ रहेगा, आप हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ ये जो आगे में 0 फिर 1 वो वाला थोड़ा सा आगे में देखिए, आप यहाँ पे क्या किए थे, पहले नॉर्मल कंडीशन को पूजा देखिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ था, n वंस फॉलोड बाय 0, तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब जीरोस, n नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय 1। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अगर 4 का उल्टा फॉर्म, अगर और एक फॉर्म अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप 4 0 यहाँ पे डाल दीजिए। हम सिर्फ लेटर को एक्सचेंज कर दिए और नहीं, ठीक है, 0 और यहाँ पे होगा 1। देखिए, मतलब आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट टाइप। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0 हो गया, 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, लाइक दिस। मतलब यहाँ पे सिंपली n नंबर ऑफ वंस था फॉलोड बाई 0 हो रहा था, बट हम बोल रहे हैं यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो n नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाई 1, ऐसे भी आप कर सकते हो। जो आपको बोला जाएगा उस हिसाब से आप कीजिएगा। दोनों ही ट्रू है, दोनों ही नथिंग बट यूनरी कोड, दोनों को ही आप यूनरी कोड बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और कुछ नहीं है यहाँ पे। n नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाई 0 हो रहा था और उसके बाद में हम बोल रहे हैं n नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाई 1 हो रहा था। एक बार देखते हैं ये वाला एग्जांपल है कि नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखिए एक टर्म है, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारा ब्रैकेट देखे, कोई मुझे बोल सकता है इसका मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब किसी को पता है? लाइक दिस, ऐसा कुछ ब्रैकेट है या ऐसा कुछ ब्रैकेट है, लाइक दिस। इस सिंबल किसी को पता है? नो सर। मतलब हम लोग जो थर्ड ब्रैकेट यूज करना, माने नॉर्मल एक्चुअली ब्रैकेट जिसको बोला जाता है, थर्ड ब्रैकेट हम लोग पहले से सीखे थे क्लास 10 से, इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं। तो एक केस में देखा जा रहा है नीचे वाला पोर्शन है बट ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, दूसरे केस में देखा जा रहा है ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन नहीं है। इसको बोला जाता है, दो तरीका नाम है। ये जो सिंबल है इसको आप बोलोगे फ्लोरिंग, मतलब फ्लोर मतलब क्या होता है? फ्लोर मतलब नीचे वाला बेस होता है, इसको आप बोलोगे फ्लोरिंग, मतलब जिसका बेस है नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिंग। यहाँ पे एफ दे के लिखते हैं। और जिसके पास ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन नहीं है, उसको बोल हम लोग सीलिंग, ठीक है। तो कोई कोई नंबर है का फ्लोरिंग वैल्यू और सीलिंग वैल्यू होता है, राइट? फ्लोरिंग वैल्यू और सीलिंग वैल्यू, व्हाट डज इट मीन? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग गुलम कोड में देखेंगे, आप मान लीजिए कुछ डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 11 को मान लीजिए आप 3 देके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मतलब फ्लोरिंग वाला सिंबल है, उसके अंदर है 11/3। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा, पहले इसको डिवीजन प्रोसेस कीजिए, मतलब 11 को अगर 3 देके आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बताइए, एनी वन ऑफ यू? 3.6, ठीक है, 3.6। तो अगर आप स्केल यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक 1, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4 एंड लास्ट और एक स्केल यहाँ पे डिजाइन करते हैं, दैट इज नथिंग 5। तो ये जो 3.6 आया है, ये कौन सा रेंज में बिलोंग करेगा इस स्केल पे?
3 से 4, 3 to 4. गुड, 3 to 4। मतलब ये जो 3 to 4 के अंदर ये जो 3.6 वैल्यू बिलोंग हो रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 to 4 के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू आपका, तो ए होगा इसका फ्लोरिंग वैल्यू, राइट। 3 होगा इसका फ्लोरिंग वैल्यू और 4 होगा इसका सीलिंग वैल्यू। समझ में आ गया? बताइए किसको समझ में नहीं आया। अब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट रहा तो आप बोल सकते हो सर ये जो है इसका मिनिमम वैल्यू इसका 3 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, मतलब फ्लोरिंग वैल्यू 3 है 4 है। तो मान लीजिए अगर माने डिवीजन प्रोसेस कुछ रिमाइंडर नहीं रहा, मतलब 18 से 18 को आप 3 देके आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आप बताइए इसका फ्लोरिंग वैल्यू और सीलिंग वैल्यू क्या होगा? इसका तो रिजल्ट 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग नहीं रहेगा, तो इसका फ्लोरिंग वैल्यू सीलिंग वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? फ्लोरिंग वैल्यू 6 होगा। फ्लोरिंग वैल्यू नहीं, वही देखिए, अगर आपको रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, उसको आप कीजिएगा, नॉर्मली कीजिएगा, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यही होगा उसका सीलिंग वैल्यू, 6 जो होगा उसका सीलिंग वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, यही होगा 6 जो है। नॉर्मली जब आपको फ्लोरिंग सीलिंग वैल्यू आपको बोला जाएगा ना, ऐसे करके देखिएगा, मैक्सिमम केस में माने पॉइंट आपके पास रहेगा, तो अगर पॉइंट रहता है तो यू हैव सम रेंज, ठीक है, मतलब 3.6, 3.5, 4.6 लाइक दिस। तो अगर ऐसा कुछ पॉइंट रहेगा, इसके पास आपके पास रेंज रहेगा, मतलब पूरा एकदम डेसिमल में जो है इंटीजर जो वैल्यू है, वही 2 इंटीजर वैल्यू को आप रेंज में डाल दीजिएगा। सॉरी, राइट। क्लियर हुआ फ्लोरिंग और सीलिंग वैल्यू का मतलब? ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप नॉर्मल सा डिवीजन प्रोसेस कीजिएगा। डिवीजन प्रोसेस में फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कौन सा रेंज में बिलोंग कर रहा है वो देख के उसका मिनिमम वैल्यू को आप फ्लोर कर दीजिए। फ्लोर मतलब नीचे, मतलब फ्लोरिंग जो है बेस जो है, और सीलिंग मतलब उसका मैक्सिमम, माने ऊपर वाला जो पार्ट है, मैक्सिमम जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सीलिंग वैल्यू। तो ये नया सिंबल हम लोग इस गुलम कोड जो है इसमें आपको यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस गुलम कोड को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए मेन 3 टाइप्स ऑफ माने 3 स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा, गुलम कोड को रिप्रेजेंट किया जाता है, G स्टैंड्स फॉर गुलम। मान लीजिए आपको दिया जाएगा एम ऑफ n लाइक दिस, G एम ऑफ n लाइक दिस, ये होता है आपका गुलम कोड का ऐसा कुछ माने लिखने का तरीका, ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है। पैरामीटर देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एम जो है ना, एम को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डिवाइजर। देखिए यहाँ पे बोला गया है एन इज डिवाइडेड बाई एम, और एन क्या है, एन है आपका इंटीजर। अभी हम लोग क्या देखे थे, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ गुलम कोड, इंटीजर वैल्यू को इनकोड करेगा। तो यही आपका इनपुट है, एन आपका इनपुट है, दैट मीन्स एन इज नथिंग बट इंटीजर। जो इंटीजर का गुलम कोड आपको निकालना होगा, और वहां पे क्या है, उस इंटीजर को आप क्या देके आप डिवाइड करोगे, डिवीजर जो है दैट इज नथिंग बट एम। ये 2 चीज आपको दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। इंटीजर वैल्यू, विदाउट इंटीजर वैल्यू तो आप गुलम कोड किसका निकालोगे, आपको तो इंटीजर का ही गुलम कोड निकालना होगा, ओके। दैट इज वाई दिस 2 टर्म, दैट मीन्स एन व्हिच इज नथिंग बट द इंटीजर व्हिच इज योर इनपुट, वो एन एज वेल एज एन को आप जो देखिए डिवीजन प्रोसेस करोगे, दैट मीन्स द डिविजर पार्ट, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो अगर आपको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली आएगा, एन इक्वल फाइंड डिजाइन ए गुलम कोड, डिजाइन ए गुलम कोड फॉर 9 विथ डिविजर 4, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जी
m क्या है यहाँ पे आपका 4 है, राइट, और n क्या है आपका 9 है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइक दिस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो गुलम कोड के आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बताइए इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे स्टेप स्टेप जाना है। एनीवन, एनी डाउट्स, एनी कॉन्फ्यूजन? नो सर। रंजन, निधि, पूजा, रूपेश, प्रियांशु, जो, स्मिता, नो ठीक है सर। ठीक है। अभी हम लोग जस्ट क्या क्या नया नया टर्म है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या किया जा रहा है, क्यू। क्यू को क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल आप एक डिवीजन प्रोसेस ही मान लीजिए। क्यू देखिए क्या है, क्यू है यार कोसेंट है, ए है मेरा फर्स्ट स्टेप, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, जिस पे आपको क्यू को ऐसे निकालना होगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका फ्लोरिंग वाला कॉन्सेप्ट, which is nothing but n by m, एंड यहाँ पे आपको इस क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको पता है, क्यू का वैल्यू को यूनरी कोड लिखना रहे। ठीक है, यूनरी कोड हम लोग जो अभी अभी देखे थे, यूनरी कोड, क्यू का फॉर्म आपको यूनरी कोड लिखना है। मान लीजिए आप n by m करके इसका फ्लोरिंग वैल्यू आपके, ठीक है, आपके पास 3 रिजल्ट आया है, तो इस 3 को आपको यूनरी कोड फॉर्म में लिखना है। तो यूनरी कोड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे 3 को आपको यूनरी कोड फॉर्म में लिखना होगा 3 ones फॉलोड बाई 0। हो गया आपका पहला स्टेप। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मैंने क्या हो रहा है? दिस इज माई फर्स्ट, जहां पे आपको एक कोसेंट निकालना होगा। यू नो द वैल्यू ऑफ m, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू आपको पता है। You know the value m also, मतलब what is my divisor, I know that particular value. So that is why from this equation you will easily get the flooring value. So if you know the flooring value तो fraction में नहीं आएगा, है कि नहीं? flooring value पूरा integer real value आपके पास आएगा। तो उस value को आप क्या करो, आप यूनरी जो कोड हम लोग अभी अभी सीखे थे उसको आप उसी में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आगे आपके पास कुछ वैल्यू, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, मुझे और कुछ नया टर्म चाहिए। क्या क्या टर्म चाहिए देखिए, सेकेंड स्टेप में ना लाइक लॉग देके आपको करना है। ये वाला जो वैल्यू है, 1 मिनट, यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे कॉन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा टर्म यहाँ पे दिया गया है। हम बेटर यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को सेकेंड स्टेप में क्या करना है। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप यू जस्ट राइट k इक्वल टू, और एक नया पैरामीटर ऐड होगा यहाँ पे है ऑलरेडी बट डिफरेंट तरीके से है, k इक्वल टू सीलिंग वैल्यू log 2 और इसका बेस होगा, सॉरी ये होगा 4, log 2 4, इसका सीलिंग वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, 4 मतलब log 2 n, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट log 2 m। ठीक है, m है आपका डिविजर, हाँ एक्चुअली कैलकुलेट किए थे। ये है आपका k क्या है नहीं है बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये और एक सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, k इक्वल टू फ्लोरिंग सीलिंग वैल्यू log 2 ऑफ m, ओके, या log m बेस 2, लाइक दिस, ऐसे करके आप इसको बोलिए। उसके बाद और एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड होगा, वेरिएबल ऐड होगा, दैट इज नथिंग बट c इज नथिंग बट 2 to the power k। ये वाला जो रिजल्ट है ना वही रिजल्ट, c इज नथिंग बट 2 to the power k माइनस m। ठीक है, ओके, और यहां से आपको क्या होगा, यहां से आपको निकालना होगा r इक्वल टू जो है n mod ऑफ m, n, ये सब थोड़ा सा इसका एक स्नैप ले लीजिएगा, n mod ऑफ क्या है, n mod ऑफ m, ओके, n mod ऑफ m, 1 मिनट,
इन मॉड ऑफ एम, राइट। तो क्या क्या नया नया टर्म मिला है, उसके बाद आपके पास सी आया है, उसके बाद आर आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है होगा, उसके बाद और एक टर्म है दैट इज कॉल्ड आर डैश, ठीक है। उसके बाद और एक टर्म है आर डैश। अभी देखिएगा जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी लिटिल बिट कॉन्फ्यूजिंग होगा। आर डैश इक्वल टू क्या है, आर डैश इक्वल टू होगा आर, यहां पे टर्म होगा ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब ट्रांसफर हो जाएगा k माइनस 1 बिट्स, राइट। इतना बिट में ट्रांसफर होगा। कब ट्रांसफर होगा, जब कंडीशन हो r ग्रेटर देन इक्वल टू, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन c, राइट। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन c, ऐसे कंडीशन में आपको r डैश निकालना होगा। या r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डैश इक्वल टू हो जाएगा प्लस c, नेक्स्ट कंडीशन है r प्लस c। अगर a वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन c जो है a वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो r प्लस c ट्रांकेटेड किस में हो जाएगा, k बिट में आपका ट्रांकेटेड हो जाएगा, k बिट में ट्रांकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सर बहुत हौच पौच हो गया सर। हौच-पौच तो होगा ही। हम क्या बोल रहे हैं, हम जो जो यहाँ पे इक्वेशन लिखे आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो और भी हौच-पौच हो जाएगा। अभी देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, उसमें देखिएगा पूरा बात क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे रिलेशन आपको अभी अभी दिखा रहे हैं, देखिएगा पूरा कॉन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। पहले तो बताइए क्यू तक पूरा क्लियर है कि नहीं है, कोसेंट वैल्यू क्लियर है, ए आप निकाल सकते हैं, यस सर। ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो अभी अभी किए थे। व्हाट इज द गुलम कोड ऑफ 9, जहां पे आप डिविजन कर रहे हो, 4 देके उसको डिवाइड कर रहे हो, मतलब n का वैल्यू है आपका 9 और m का वैल्यू है 4, तो फ्रॉम देयर आपको q मिल जाएगा। बताइए q क्या होगा, जल्दी से बताइए q क्या होगा, q क्या होगा, 9/4 है, यहां पे है 9/4, सर है, मतलब इसका फ्लोरिंग वैल्यू 2 होगा और 2 का यूनरी कोड है 2 1s फॉलोड बाय 0। ये हो गया आपका एक स्टेप, समझ में आ रहा है, ये हो गया एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप बताइए। आप के नहीं निकाल सकते हैं क्या यहां से, के का वैल्यू क्या है, log 2 m, m तो आप जानते हैं ना, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 4 है ना, यस और नो। यस सर। तो आप बढ़ा दीजिए, log 2 बेस 4 क्या होगा, क्या होगा इसका वैल्यू, सीलिंग वैल्यू log 2 यहां पे है 4, ठीक है। 4 मतलब क्या है, 4 मतलब आपका 2 स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखो 2 स्क्वायर, तो log 2 क्या होता है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू क्या हो रहा है, k का वैल्यू है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। log 2 4 सॉल्यूशन क्या होगा, यही ना होगा, यस सर। ठीक है। तो k का वैल्यू आपके पास आ गया 2, तो वहां से आप c निकाल सकते हैं। देखिए तो c का क्या है, c है 2 टू द पावर k माइनस a, तो k का वैल्यू तो आपके पास आ गया है, और m तो आप जानते ही हो, तो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू देखिए तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 हो सर। 0 हो रहा है, मतलब पहले वाला स्टेप में अगर आप सॉल्व करते हो तो पूरा स्टेप आपके पास आ जाएगा, तो c का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है।
उसके बाद आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है एन मॉड ऑफ एम, ठीक है। एन क्या है, एन है आपका 9 और उसका है मॉड ऑफ एम, मतलब 4 का मॉड है। तो ये मॉड अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू, मेरे ख्याल से मॉड सॉल्यूशन करने से आपके पास वैल्यू आएगा 1, मतलब एन मॉड एम, अगर यहाँ पे एन आप वैल्यू बैठाते हो तो यू विल गेट, आप चेक कीजिएगा आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आर आपके पास आ गया तो आप आर डेस के ऊपर जाइए, आर डेस क्या होगा, आर डेस इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला जो है, ठीक है, इसको हम एक नया पेज में लिख रहे हैं, आप याद रखिए के इक्वल टू आपके पास 2 है और आर इक्वल टू आपके पास क्या है, आर इक्वल टू 1 आया है और सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। हम जल्दी से एक नया पेज लेते हैं, नया पेज में हम लोग वो वाला टर्म जो है उसको लिखते हैं 1 मिनट, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे आप लिखो क्या है, पहले के इज इक्वल टू क्या था, के इक्वल टू मेरा 2 है, ओके जल्दी से बोलते जाइए। सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू मेरा 0 है, 0 और आर इक्वल्स टू 1, ओके थैंक यू। उसके बाद देखिए आर डेस क्या होगा, आर डेस आपको निकालना है, आर डेस इक्वल टू होगा आर, कब होगा आर डेस इक्वल टू आर, आर और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था आर डेस आर ट्रांकेटेड टू के माइनस 1, मतलब अगर कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कंडीशन क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन सी, ठीक है। तो यू नो द वैल्यू ऑफ आर एंड सी ना, तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 1, तो आर क्या सी से छोटा हो रहा है, नहीं, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यस और नो। ये जो कंडीशन है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन सी, बट यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए आर इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब आर के बीट में ट्रांसफर नहीं होगा, के माइनस 1 बीट में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ट्रांकेटेड मतलब आप इसको चेंज करोगे, तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो नेक्स्ट वाला कंडीशन आपको जाना होगा। नेक्स्ट वाला कंडीशन क्या है, नेक्स्ट वाला कंडीशन है आर प्लस सी, आर प्लस सी कीजिएगा, जो कहाँ ट्रांकेट हो रहा है, ट्रांकेटेड टू के बीट पे, के नंबर ऑफ बीट पे ट्रांकेटेड होगा, ठीक है। तो मतलब आर प्लस सी का वैल्यू क्या हो रहा है, आर प्लस सी का वैल्यू हो रहा है 1, ठीक है। 1 कहाँ पे ट्रांसफर होगा, के बीट पे, के का वैल्यू क्या है 2 बीट, तो इसको आपको 2 बीट में लिखना है, मतलब ये जो 1 है इसको आप 2 बीट में लिखोगे, 2 बीट में 1 में कैसे लिखा जाता है, 2 बीट वाइज लिखो, तो इसको आप 0 1, समझ में आया। यहाँ पे 1 था बट ये तो ट्रांकेटेड हो गया है, के बीटेड हो गया है, तो 1 मस्ट बी रिटन एज 0 1। तो पहला जो वैल्यू मिला था, जैसे मान लीजिए ए वाला क्यू का वैल्यू 110 और अभी जो आपके पास आर डेस का वैल्यू आया है इसको आप अपेंड कर दीजिए 110001, दिस इज नथिंग बट द कूलम कोड ऑफ 9, कूलम कोड ऑफ 9, माने दोनों जो 1 और 2 में जो था उसको हम लोग एस्टिमेट कर दिए हैं, उसके हिसाब से ये रिजल्ट आया है, ठीक है। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल।